तान्या शर्माते हुए तिरसांश को देख रही थी, जो कि वहां बिना भाव के बैठा हुआ था। उसे तान्या की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे उसे हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। वो अपने मन में बोला, तान्या सरेन, तुम जो सपने देख रही हो वो कभी पूरे नहीं होंगे। इतना बोलकर वो बिना भाव के डिनर करने लगा। तभी सबका डिनर हुआ, इसलिए सब लोग डाइनिंग टेबल से उठ गए। तभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा, सभी कपल्स डांस करने लगे। तभी तान्या भी तिरसांश की तरफ बढ़ने लगी। वो तिरसांश के पास पहुंची, मगर जैसे ही वो उसको डांस के लिए पूछने की हुई, उससे पहले रिसाना ने तिरसांश का हाथ पकड़ लिया और वो मासूमियत से बोली, भाई क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? जिसे सुनकर तिरसांश ने सिर हिला दिया, जिसे देखकर तान्या की मुठियां कस ली। वही रिसाना ने तान्या का चेहरा देखा और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, तुम घटिया लड़की, मैं कभी भी तुम्हारी शादी अपने भाई से नहीं होने दूंगी। इधर जब बद्विक ने तान्या को अकेला देखा तो वो उसके पास आ गया, मगर पता नहीं क्यों आज उसे तान्या के साथ पहले की तरह फील नहीं हो रहा था। वो रियाना के बारे में सोच रहा था, जिसे वो खुद हैरान था, क्योंकि वह भले ही रियाना को अपनी बहन मानता था, मगर वो तान्या से भी बहुत प्यार करता था। उसे हमेशा तान्या और रियाना दोनों को प्यार और प्रोटेक्ट करने का मन करता था, मगर आज उसे तान्या के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। मगर फिर भी उसने अपना सिर को झटका और तान्या का हाथ पकड़कर बोला, प्रेशर चलो, मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बनता हूँ। जिसे सुनकर तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर उसकी नज़रें अभी भी तिरसांश पर थी, जो रियाना के साथ डांस कर रहा था। वही सारा भी चाहती थी कि वो ऋषभ के साथ डांस करे, मगर ऋषभ तो रश्मिका के साथ डांस कर रहा था, जिसे देखकर सारा ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। वो किसी और लड़के के साथ डांस करने लगी। कुछ देर बाद पार्टनर चेंज हो गए, मगर रिसाना ने तिरसांश को नहीं छोड़ा। वही ऋषभ ने भी रश्मिका को नहीं जाने दिया, जिससे तान्या और सारा का बुरा हाल था। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद डांस खत्म हुआ। तिरसांश स्टेज से नीचे उतर आया। धीरे धीरे पार्टी खत्म हुई और सभी मेहमान वहां से चले गए। तान्या ने सबके पैर छुए, सबने उसे आशीर्वाद दिया, मगर तारा जी और सावित्री जी ने बिना मन के ही उसे आशीर्वाद दिया। सरीन फैमिली गाड़ियों में बैठकर वहां से सरीन मैंशन के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद सावित्री जी राजन जी को घूरते हुए बोली, आपको क्या जरूरत थी मेरे बच्चे का रिश्ता उस तान्या से जोड़ने की? मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिनसे सुनकर सबने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि सबको पता था कि सावित्री जी को तान्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही तारा जी बोली, सही बोल रही है माँ, मुझे भी वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितना दिखावा करती है, जैसे कितनी संस्कारी है। मुझे तो मेरी रियू पसंद है, मगर उसकी जान को खतरा ना होता तो मैं उसे ही अपनी बहू बनाती। जिससे सुनकर सबने दिल ही दिल में हामी भरी, क्योंकि सबको रियाना बहुत पसंद थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन में सभी लोग मैंसन पहुंच चुके थे। तभी बाहर से रोहिणी जी आ गई, जिसे देखकर सरोज जी बोली, रोहिणी, रियाना की तबीयत खराब है, जाओ देखो कहीं उसे बुखार तो नहीं है ना, वरना मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जिसे सुनकर रोहिणी अपने मन में बोली, पता नहीं इस बुढ़िया को उस रियाना की इतनी फिक्र क्यों है, और मुझे उस मनुष्य लड़की के सामने उसको प्यार करने का दिखावा करना पड़ता। पता नहीं कब मैं इस घर की बहू बनकर राज कर पाऊंगी। सबसे पहले तो उस रियाना और उस अर्चना को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। मगर उसने अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे बनाए जैसे कि वो रियाना के लिए बहुत परेशान हो। वो सरोज जी की तरफ देखते हुए बोली, जी माँ जी, मैं देखती हूँ। जिसे सुनकर सरोज जी बोली, तुम मुझे माँ जी नहीं बुला सकती, तुम इस घर में सिर्फ हमारी रियू की वजह से हो, इसलिए उसकी माँ बनकर रहो, मगर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब जाओ रियू को चेक करो वो ठीक है या नहीं। रोहिणी जी को गुस्सा बहुत आया, मगर वो कुछ भी नहीं बोली और वहाँ से रियाना के कमरे की तरफ चली गई। तभी अर्चना जी बोली, माँ क्या मैं भी एक बार रियू को देख लूँ? जिसे सुनकर सरोज जी उसे मना करने को हुई, मगर उसके चेहरे को देखकर उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। मगर इधर तान्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी मोम उस नाजायज को इतना प्यार क्यों करती है, जैसे वो ही उनकी खुद की बेटी हो।
जिस वजह से वो रियाना को और भी नफरत करने लगी थी। वही हाल सारा का भी था, उसे भी अपनी फैमिली का प्यार रियाना के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तान्या और सारा अपने अपने कमरे के लिए निकल गए, मगर अद्विक ने जब तान्या के चेहरे पर रियाना के लिए नफरत देखी तो उसे हैरानी हुई। वो हैरान था कि जिस बहन को वो इतनी मासूम समझता था वो ऐसा होगी, क्योंकि वो सबके सामने ऐसा दिखाती थी जैसे उसे रियाना की फिक्र हो। मगर अभी अद्विक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तान्या उसकी बहन हो ही न और कोई और, मगर वो ये बात नहीं मानना चाहता था। सरोज जी बोली, सब लोग सो जाओ, अगर रियू बीमार हुई तो अर्चना बहू उसका ध्यान रख लेगी। जिसे सुनकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। इधर रियाना के कमरे में रोहिणी जी ने रियाना को चेक किया, मगर अभी उसका बुखार उतर चुका था। वहाँ सब चांद की रोशनी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान से रियाना का चेहरा नहीं देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे। जब उन्होंने देखा रियाना ठीक है तो उन्होंने मुंह बना लिया। उसके बाद वो बाहर आ गई। तभी उसे रास्ते में अर्चना जी मिल गई जो रियाना के कमरे की तरफ जा रही थी, जिससे उनकी भौहें सिकुड़ गई। वो उसका रास्ता रोकते हुए बोली, अर्चना तुम मेरी बच्ची के कमरे की तरफ कहाँ जा रही हो? जिसे सुनकर अर्चना जी बोली, मैं बस एक बार रियू को चेक कर लूँगी फिर चली जाऊँगी। जिसे सुनकर रोहिणी जी बोली, तुम उसे क्यों चेक करना चाहती हो? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया, इसलिए तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। वो तुमसे नफरत करती है, फिर तुम क्यों बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करती हो? खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की। जिसे सुनकर अर्चना जी को बुरा लगा। पता नहीं क्यों वो रियाना को रोहिणी जी की बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए बिना भाव के वो बोली, हाँ तुमने रियू को जन्म दिया, मगर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रही रियू की बात, तो वो शरीर खानदान की बेटी है, इसलिए मुझे उसकी तबीयत के बारे में जानने का पूरा हक है। और मैं दूसरों की चीज छीनना तो दूर की बात, उस पर नज़र तक नहीं डालती। तुम मुझे खुद की तरह समझने की गलती मत करना। इतना बोलकर वो बिना कुछ आगे सुने वहाँ से रियाना के कमरे की ओर चल पड़ी। वही रोहिणी जी नफरत से अर्चना जी को देखती ही रह गई। फिर नफरत से बोली, बस कुछ दिन और तुम्हारी ये अकड़ निकल जाएगी। इतना बोलकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अर्चना जी रियाना के कमरे में पहुंची। अभी भी कमरे में अंधेरा था, बस चांद की रोशनी से उजाला हो रहा था। तभी अर्चना जी ने लाइट जलाई। इसी के साथ उनकी नज़रें बेड पर लेटी रियाना पर पड़ी। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने रियाना की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो रियाना के पास पहुंची, वो एकटक रियाना को देखने लगी। तभी उनकी नज़र रियाना के चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर वो परेशान हो गई, क्योंकि वहाँ आंसुओं के निशान थे। जिसे देखकर वो खुद से बोली, क्या रियू को पेन हो रहा था इसलिए वो इतना रोई होगी? उन्होंने अपने हाथ को रियाना के माथे पर रख दिया, मगर उसे बुखार नहीं था। अर्चना जी धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी और वो अपने मन में बोली, आप मुझसे नफरत क्यों करती? ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको भी अपनी बच्ची मानती हूँ, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी, मुझे आपसे एक अटैचमेंट फील होता है जैसा आज तक मुझे तान्या से भी नहीं हुई। इतना बोलकर उन्होंने आखिरी बार रियाना को देखा। उसके बाद उसके फोरहेड पर किस कर दरवाज़ा बंद कर चली गई। उन्होंने लाइट ऑफ की और वहाँ से बाहर चली गई। वो वहाँ से सरोज जी के कमरे में गई। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और सरोज जी ने दरवाज़ा खोल दिया। अर्चना जी को देखकर सरोज जी बोली, क्या बात है बेटा? जिस पर अर्चना जी बोली, वो मैं ये बताने आई थी कि माँ रियू ठीक है। जिसे सुनकर सरोज जी बोली, ठीक है, अब तुम भी सो जाओ। अर्चना जी भी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। वही सरोज जी ने दरवाज़ा बंद किया और वो भी अंदर चली गई। सरोज जी विजय जी से बोले, रियू ठीक है, मैं तो डर गई थी, वैसे भी वो हमसे इतनी नफरत करती है, क्या पता और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। जिस पर विजय जी बोले, ज़रूर उस रोहिणी ने ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा डाला है जिससे वो हमसे इतनी नफरत करती है। सरोज जी गुस्से से बोली, मेरा बस चलता तो मैं उस रोहिणी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, मगर रियाना अपनी माँ से बेहद प्यार करती है, इसलिए मजबूरन उसे उस घटिया औरत को इस घर में रखना पड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मैंसन में वो लोग सभी हॉल में बैठे हुए थे, क्योंकि अब सगाई की डेट निकलने वाली थी। तभी तारा जी बोली, मैं तान्या को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती।
वो लड़की मुझे रोहिणी की तरह चालबाज लगती है, जो बस अच्छा बनने का दिखावा करती है। तीर्थांश वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उसे भी अभी तक पता नहीं था कि कल पंडित जी सगाई की डेट निकालने वाले हैं। तारा जी की बातें सुनकर सावित्री जी बोली, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने राजन जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन बूढ़े के चक्कर में अब हमें उस तान्या को बहू बनाना होगा। क्या जरूरत थी आपको ऐसा वादा करने की? इतना बोलकर वो मुंह बनाने लगी। वही राजन जी ने अफसोस से आंखें बंद कर ली। फिर प्यार से बोले, सावित्री जी मुझे थोड़ी पता था कि आपको तान्या बच्ची पसंद नहीं आएगी। मुझे तो वो बच्ची अच्छी लगती है। ऊपर से वो राहुल बेटा और अर्चना बहू की बेटी है, इसलिए आप भी उसे अच्छा मानने की कोशिश करिए। जिस पर सावित्री जी बोली, वो कोई अच्छी बच्ची नहीं है, वो बस अच्छा बनने का दिखावा करती है। पता नहीं कैसे वो अर्चना बहू की बेटी बन गई, जबकि वो तो कितनी समझदार और जिम्मेदार है। मगर तान्या, वो तो बस हंस की खाल में छुपी हुई कौवा है। इस बार सबकी हंसी छूट गई। वही रिसाना अपने मन में बोली, सही बोला दादी, और उस कोए से मैं अपने भाई की शादी नहीं होने दूंगी। तभी राजन जी बोले, अब बहुत बातें हो गई, सब लोग सो जाओ। जिसे सुनकर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। इधर सरीन मैंसन में तान्या अपने कमरे में अभी भी नहीं सोई थी। उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा था। वो खुद से बोली, आखिर मोम उस रियाना से प्यार कैसे कर सकती है, जबकि वो तो धोखे से पैदा हुई थी, जिसके बारे में डैड को भी नहीं पता। मगर रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि रावत अंकल हमारे भरोसेमंद हैं। हालांकि वो रियाना डैड की सगी बेटी है, मगर वो इस घर की प्रिंसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ की इकलौती प्रिंसेस सिर्फ मैं हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो मेरा सब कुछ छीन लेगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर उसने कुछ सोचा, जिससे उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव आ गए। उसके बाद वो भी सो गई। अगली सुबह जब रियाना की नींद खुली तो वे बिल्कुल ठीक थी, मगर अब उसके दिल में रोहिणी जी के लिए पहले की तरह प्यार और परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि रोहिणी जी ने बस उसका इस्तेमाल किया। मगर क्यों? वो तो शरीर खानदान की बेटी नहीं है। और वो लड़की कौन है जो रोहिणी जी और उसके चाहने वाले की बेटी? अचानक ही उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो कुछ सोचने लगी। फिर बिना भाव के बोली, वो जो कोई भी हो इसी घर में है, तब मुझे एक बार फिर सबका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इतना सोचकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को फ़ोन किया। उसके बाद डॉक्टर प्रमोद को तान्या और अद्विक का डीएनए टेस्ट रोहिणी, अर्चना और राहुल जी से करने को बोला। फ़ोन रखने के बाद रियाना खुद से बोली, रोहिणी मल्होत्रा, हमने आपको अपनी मोम माना और आपने क्या किया? हमें ही इस्तेमाल किया। ऊपर से हमें ये भी पता नहीं कि अगर आप हमारी मोम नहीं है तो फिर हमारी मोम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि अर्चना सरीन की बेटी है हम? क्योंकि मैं और तान्या सारा तीनों की सेम ही एज है, हमें इसका पता करना ही होगा। इतना सोचकर उसने किसी को मैसेज किया और फ़ोन रखकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। इधर हॉल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो भी सभी रोज की तरह आज भी रियाना का ही इंतजार कर रहे थे, जो चीज़ तान्या को बहुत ही गुस्सा दिला रही थी। वो मासूमियत से बोली, मोम डैड मुझे भूख लगी है, जिस पर सब लोग तान्या को देखने लगे। तभी सरोज जी बोली, ठीक है प्रिंसेस, तुम नाश्ता कर लो, जिस पर तान्या की मुठियाँ कस गई। फिर सबको देखकर मासूमियत से बोली, आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कीजिए, मुझे अकेले नाश्ता करना पसंद नहीं है। जिस पर सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी वहाँ से एक आवाज़ गूंजी, आप लोग हमारा वेट ना किया करें, वरना आपकी प्रिंसेस रोने लगी। रोने की वजह से कहीं वो बीमार न पड़ जाए, बहुत नाजुक है जो वो। इतना बोलकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। रियाना की बातें सुनकर तान्या का चेहरा अजीब हो गया। फिर वो मासूमियत से बोली, हाँ मैं थोड़ी वीक हूँ, क्योंकि मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, जिसे बचपन से ही सबने बहुत ही पैम्पर किया। ये बात तुम नहीं समझोगी, है ना? जिसे सुनकर रियाना चुप हो गई, मगर फिर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल वैसे सही हुआ। हम यहाँ बचपन से नहीं थे, वरना हम भी तुम्हारी तरह नाजुक होते, और हमें नाजुक लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिससे तान्या का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से दांत पीसने लगी। वही सारा को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने के हुई उससे ही पहले तान्या ने उसे रोक दिया। सरीन फैमिली रियाना को देख रही थी, मगर उसकी आंखों में पहले की तरह नफरत नहीं थी। हालांकि ठंडक अभी भी उसकी आंखों में मौजूद थी। रियाना की आंखों में आज नफरत नहीं थी, मगर वही तान्या और सारा को रियाना पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रियाना अपनी जगह से उठी और वहाँ से बाहर चली गई। उसे जाते देख कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमेशा रियाना उनके कुछ भी पूछने पर जवाब ही नहीं देती थी। इधर जब तान्या ने सबका ध्यान रियाना की तरफ पाया तो वो नफरत से भर गई। वो अर्चना जी से बोली, मोम मैं भी कॉलेज जाती हूँ,
जिसे सुनकर अर्चना जी बोली, ठीक है बच्चा, ध्यान से जाना। जिससे तान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो और सारा वहाँ से चले गए। दोनों कार में बैठे तभी सारा बोली, तान्या तुमने मुझे क्यों रोका? जिस पर तान्या बोली, वो तुम्हारी भी इंसल्ट करती है, आखिर वो मुझसे इतना नफरत क्यों करती है, जबकि उसने मेरे डैड को मुझसे छीना है। यहाँ तक कि उसकी वजह से अब पूरी फैमिली का प्यार भी मेरे लिए कम हो गया है। इतना बोलकर वो रोने लगी। भाई उसे रोता देखकर सारा को बहुत गुस्सा आया है। वो नफरत से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं उस घटिया लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया। उसके बाद उसने अपना प्लान तान्या को बताया, जिससे सुनकर तान्या बोली, ठीक है मगर उन्हें सच नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर तान्या बोली, तुम चिंता मत करो। जिसे तान्या और सारा के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। इधर रियाना की स्कूटी कॉलेज में आकर रुकी, जिससे सब लोग उसे ही देखने लगे, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी रश्मिका और ऋषभ उसके पास आई। वो दोनों उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगे, जिससे रियाना उन दोनों को अजीब नजरों से देखने लगी। फिर चिढ़ते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों चेक कर रहे हो? जिस पर ऋषभ और रश्मिका अपनी आंखें छोटी कर रियाना को देखने लगे, जिससे रियाना कंफ्यूज से उन दोनों को देख रही थी। तभी ऋषभ और रश्मिका गुस्से से बोले, तुम कल बीमार थी ना, तुमने हम दोनों को क्यों नहीं बताया? ऊपर से रश्मि को वहां आने से भी मना कर दिया। क्यों, क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती हो? जिसे सुनकर रियाना ने अपना मासूम चेहरा और मासूम बना लिया। फिर क्यूटली बोली, हमारा बस हल्का सा सिर दर्द था, इसलिए हमने तुम दोनों को आने से मना कर दिया, और तुम दोनों हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए आज के बाद ऐसी बातें मत करना। जिसे ऋषभ और रश्मिका दोनों ने रियाना को हक कर लिया। सभी लोग इन तीनों को ही देख रहे थे, क्योंकि अब सबको उन तीनों की दोस्ती के बारे में पता चल गया था, इसलिए अब कोई भी उनके बारे में गलत नहीं बोलता था। तभी वहाँ सारा और तान्या और उनकी 4 दोस्त, रीनीता राव, आद्या महाजन, राशि शाह और दामिनी दास, क्योंकि पलक और आरुष और नमित तीनों ने सारा और तान्या से दोस्ती तोड़ ली थी, क्योंकि वो उन दोनों की वजह से उस दिन फंसे थे। वे उन दोनों की वजह से ऋषभ से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन तीनों ने उन दोनों से दोस्ती तोड़ ली थी। इसलिए तान्या और सारा और उसके 4 दोस्त वो सब भी वहां गए। जैसे ही उन्होंने देखा रियाना और रश्मिका ऋषभ को हक कर खड़ी हैं, उन सब के तन बदन में आग लगी, क्योंकि त्रिशांत के बाद कोई उस कॉलेज का सबसे हैंडसम अक्स था। वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ भारद्वाज था। वो भी त्रिशांत की तरह लड़कियों का क्रश था। तान्या और सारा की दोस्तों को भी ऋषभ बहुत पसंद था, मगर कोई भी सारा की वजह से ये बात खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, तान्या को भी बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि ऋषभ उसे हमेशा इग्नोर करता था, जबकि सबको पता था तान्या और त्रिशांत का रिश्ता फिक्स होने वाला, मगर फिर भी ऋषभ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। तभी रीनीता बोली, ये फटीचर लड़की हमेशा ऋषभ से ऐसे क्यों चिपकती रहती है? जिस बार आद्या बोली, क्योंकि अभी इस घटिया लड़की को त्रिशांत सर भाव नहीं देते ना, क्योंकि वो हमारी तान्या को पसंद करते हैं और बहुत जल्द वो हमारे जीजू भी बनने वाले हैं, मगर ये बात इस लड़की को हजम नहीं हो रही होगी, इसलिए तो ये ऋषभ के थ्रू त्रिशांत सर के करीब जाना चाहती है। जिस पर सबने हामी भरी। भाई तान्या और सारा और उनके 4 दोस्त रियाना को नफरत से देखने लगे। तभी वहाँ एक ठंडी आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? जिससे सब लोग डर गए। ऋषभ और रियाना रश्मिका भी अलग हो गए। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि त्रिशांत की थी, जो अभी अभी कॉलेज आया था। मगर जैसे ही उसने की नज़र ऋषभ और रियाना पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मगर जैसे ही ऋषभ की नज़र त्रिशांत पर पड़ी, वो डर से कांप गया, क्योंकि त्रिशांत इस वक्त हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में किसी ने अंगारे भर दिए हो। मगर ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ये डेविल भाई उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, जबकि उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था जिससे उसका डेविल भाई इतने गुस्से में हो। वो हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। तभी त्रिशांत गुस्से से आगे बढ़ा और उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे ऋषभ से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। आखिर ऋषभ की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी जाना को हक करने की, क्योंकि अब तो रियाना उसे देखती तक नहीं थी, मगर वो ऋषभ के साथ प्यार से बात करती थी। हालांकि उसे पता था कि ऋषभ रियाना को अपनी बहन मारता है, मगर फिर भी उसे जलन हो रही थी, इसलिए वो इसी जलन के चलते रियाना से बोला, मिस रीन, ये कॉलेज है, कोई लव पार्क नहीं, और आप यहाँ ऐसी हरकतें कर रही है,
जिसे सुनकर रियाना का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से में बोली, मिस्टर भारद्वाज, माइंड यूर लैंग्वेज। जिसे सुनकर सब हैरानी से रियाना को देखने लगे, क्योंकि सबको तिरसांस के गुस्से के बारे में पता था, मगर उन्हें रियाना के लिए डर लग रहा था। मगर तान्या, सारा और उनके दोस्त बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अगर तिरसांस रियाना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तिरसांस को किसी का ऐसा लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी ऋषभ बोला, प्रोफेसर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो कपकेक, मेरा मतलब रियाना को अपनी बहन। उसे अभी इतना ही बोला था कि तिरसांस की आंखें देखते कर वो शांत हो गया, जो इस वक्त हद से ज़्यादा लाल हो गई थी, जैसे उसकी आंखों से खून निकलने वाला हो। तिरसांस ने अपनी खतरनाक आंखों से रियाना को देखा। तिरसांस ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा, जिससे सब डर गए। ऋषभ और रश्मिका उन दोनों को पीछे जाने लगे, मगर वो तिरसांस को उन दोनों ने रोक दिया। वही सारा और उसके दोस्त खुश हो गए, मगर तान्या को जलन होने लगी। मगर जब उसने सोचा कि तिरसांस रियाना को पनिशमेंट देगा, तो वो खुश हो गई। वही रियाना खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे क्रैकर सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मगर तिरसांस ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। तिरसांस रियाना को अपने कैबिन में लाया और उसे दरवाजे की तरफ पुश कर दिया और दोनों तरफ से हाथ ब्लॉक कर दिए, जिससे रियाना का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो उसे छूटने के लिए मचलने लगी, फिर गुस्से से बोली, क्रैकर सर लीव माई हैंड। जिससे तिरसांस हैरानी से रियाना को देखने लगा, क्योंकि रियाना उसे करसी कर बोल रही थी। वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, क्या बोला तुमने। जिसे सुन रियाना होश में आई और उसने तिरसांस को किस नाम से बोला, मगर फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ तो क्या गलत बोला, आपका नाम करकर है। जिस पर तिरसांस उसे घूरने लगा, मगर फिर अपना सिर झटका और उसका बाजू पकड़ लिया, फिर गुस्से में घुराया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिसे सुनकर रियाना उसे अजीब नजरों से देखने लगी, फिर सोचते हुए बोली, मिस्टर क्रैकर, आज तो हमने आपकी मंगेतर को कुछ भी नहीं कहा, फिर आप क्यों नाराज हैं। क्या उसने फिर से रोने वाला ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अजीब लड़की है महादेव, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें जाने दीजिए। जिसे सुनकर तिरसांस गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, वो मेरी कोई मंगेतर नहीं है। जिस पर रियाना बोली, हमें उससे क्या, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या मंगेतर हो या न हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे तिरसांस हैरान रह गया, वो उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर जलन या झूठ नजर नहीं आ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। रियाना पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये रियाना पहली वाली रियाना से बिल्कुल अलग थी, मगर तिरसांस को ये रियाना और भी ज़्यादा पसंद आ रही थी, जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती हो। मगर उसका फ़र्क ना पड़ना तिरसांस को गुस्से दिला रहा था। उसने एक झटके से रियाना को अपनी तरफ खींचा और बिना कुछ बोले उसे किस करने लगा, जिससे रियाना अपनी जगह जम गई और वह उससे छूटने के लिए मचलने लगी। मगर वो जितना उससे छूटने के लिए मचलती, उतनी ही फोर्स के साथ तिरसांस उसे किस करता। रियाना समझ चुकी थी कि तिरसांस उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। जिसे महसूस कर तिरसांस की पकड़ रियाना पर कम हुई। रियाना ने जब लगा कि उसकी पकड़ उस पर ढीली हो गई है, तो उसने उसे दूर धक्का दे दिया और एक थप्पड़ तिरसांस के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे तिरसांस का चेहरा एक तरफ झुक गया। तिरसांस अपनी आग उगलती आंखों से एकटक जमीन को घूरने लगा। तभी उसने अपना चेहरा ऊपर किया, जिससे रियाना डर से 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि तिरसांस उसे गुस्से से देख रहा था। रियाना ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी, मगर इस बार उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गुस्सा, एक नाराजगी थी, और वो वहां से जाने लगी, जिससे तिरसांस की आंखों की मुट्ठियां कस गई। तिरसांस ने रियाना को अपनी तरफ खींचा, जिससे रियाना का सिर उसके सीने पर आ गया। तिरसांस ने कस कर रियाना के बालों को पकड़ा और फिर ठंडी आवाज़ में बोला, जाना, डोंट डेयर यू, मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ जो कोई भी थप्पड़ मार सकता है। अगली बार ऐसी गलती हुई तो शायद मैं क्या कर जाऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता। इसलिए आइंदा से मेरी बातों की नाफरमानी और मुझ पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना। वही रियाना की आंखें, जो अभी तक गिल्ट में भरी थी, वो गुस्से में तब्दील हो गई। वो उसे छूटते हुए अपनी एक उंगली दिखाकर बोली, क्रैकर सर, आप हमें धमकी नहीं दे सकते। आप कितने बेशर्म हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती, मंगेतर होते हुए भी।
किसी और लड़की को किस करते हुए, जिससे तिरसांस गुस्से से रियाना को घूरने लगा। फिर उसकी उंगली पर बाइट कर लिया, जिससे रियाना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसकी आंखों में नमी मर गई। वो अपनी उंगली को सहलाते हुए नम आंखों से गुस्से से तिरसांस को घूरने लगी, क्योंकि उसे अपनी उंगली में पेन हो रहा था। हालांकि तिरसांस ने हल्का बाइट किया था, मगर रियाना बहुत ही सेंसिटिव थी। भाई जब तिरसांस ने रियाना के आंसू देखे तो वो घबरा गया। उसने रियाना को अपने सीने से लगा लिया। उसने रियाना को उठाकर टेबल पर बिठा दिया। तभी रियाना का फ़ोन बजने लगा। उसने रियाना होश में आई और उसने देखा वो टेबल पर पूरी तरह लेट चुकी है। फिर अचानक ही उसके सामने रियाना की मौत का मंजर घूम गया, जिससे रियाना के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा, जिससे रियाना की आंखों में नफरत भर गई। उसने अपने भाव छुपाने की भी कोशिश नहीं की। भाई जब तिरसांस ने रियाना की आंखों में अपने लिए नफरत देखी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। उसकी पकड़ ढीली हो गई और रियाना को देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रियाना ने खुद को ठीक किया। उसके बाद टेबल से नीचे उतर गई और बिना भाव के तिरसांस को देखा। फिर ठंडी आवाज़ में बोली, हमसे दूर रहिए मिस्टर भारद्वाज, वरना आपकी सो कॉल्ड नाजुक मंगेतर फिर से रोने लगेगी। इतना बोलकर बिना तिरसांस का जवाब सुने वहाँ से निकल गई। रियाना के जाने के बाद तिरसांस ने अपने हाथ को वॉल पर दे मारा, जिसके उसके हाथों से खून बहने लगा। वो अपने होठों के छूते हुए बोला, जिस पर अभी भी रियाना का एहसास था, जाना नहीं, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। पहले मैं तुम्हारी वजह से तुमसे दूर रहा, मगर मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। तुम्हें मेरा ही होने का होगा। अब कोई भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। उसकी आंखों में एक पागलपन था। उसके हाथों से खून बह रहा था, मगर उसे इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पागलपन में चूर होकर दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। इधर रियाना कैबिन से निकलकर वॉशरूम में गई। उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया, फिर खुद को मिरर में देखते हुए बोली, नहीं रियू, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप भी उस इंसान से दिल लगाएंगी तो आप भी मारी जाएंगी। हमें मरना नहीं है, अभी तो हमें सच्चाई भी पता करनी है और उस इंसान को सज़ा भी दिलवानी है जिसने हमारी मोम को हमसे दूर कर दिया। इतना बोलकर उसने खुद को शांत किया और वहाँ से बाहर आ गई। फिर उसका फ़ोन बजने लगा। ये फ़ोन ऋषभ का था। तिरसांस की केबिन में भी ऋषभ का ही फ़ोन आया था। रियाना ने फ़ोन उठाया तो उधर से ऋषभ की आवाज़ आई, कपकेक तुम ठीक हो ना? भाई ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जिस पर रियाना बोली, नहीं, बस थोड़ा डांटा और कुछ नहीं। खैर, हम कैंटीन आ रहे हैं। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद वो अपने मन में बोली, कि कर्शर ने हमें रियाना जब कैंटीन में पहुंची तो उसने देखा रश्मिका और ऋषभ उसी का वेट कर रहे हैं, जिसे देखकर वो अपनी उनकी तरफ बढ़ गई। बाकी सभी लोग रियाना को देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सबने देखा था कैसे तिरसांस रियाना को साथ लेकर गया था। तिरसांस गुस्से में भी लग रहा था और सबको पता था कि तिरसांस गुस्से में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मगर जब उन्होंने रियाना को देखा तो उन्हें बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि जब भी तिरसांस उसे डांटता था तो रियाना रोने लगती थी। मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे सब हैरान थे, मगर साथ ही सबको यकीन होने लगा कि अब सच में रियाना को तिरसांस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तान्या, सारा और उनकी चमचिया भी रियाना को देख रही थी, मगर जब उन्होंने देखा वह ठीक है तो उन्हें गुस्सा आने लगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो तिरसांस रियाना से नफरत करता था। इधर रियाना ऋषभ और रश्मिका के पास पहुंची और जल्दी से एक कुर्सी पर बैठ गई। ऋषभ बोला, कपकेक तुम ठीक हो? जिस पर रियाना बोली, बिल्कुल भला, हमें क्या होगा? ऋषभ ने गौर से रियाना को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द का भाव नहीं था, जिससे उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उन तीनों ने लंच किया और वहाँ से घर के लिए निकल गई। इधर अभी रियाना के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो भी घर के लिए चली गई। जब वो घर आई तो उसने देखा सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। उसने उन सबको एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। वो अपने रूम में गई और उसने शावर लिया और बाहर आ गई। उसने अपने बालों को सुखाकर कॉम किया। उसके बाद कंफर्टेबल कपड़े पहनकर अपना फ़ोन पकड़कर बेड पर बैठ गई। उसने एक नंबर निकाला और नंबर डायल कर लिया। कुछ रिंग के बाद फ़ोन रिसीव हुआ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो रियू बेटा, जिससे रियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अंकल, हमें पूछना था
जो हमने आपको काम दिया था वो हुआ या नहीं। जिसे सुनकर दूसरी तरफ थोड़ी देर शांति हो गई। फिर डॉक्टर बोले, हाँ बेटा, जैसा आपने बोला था मैंने कर दिया है। मैं अभी आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। जिसे सुनकर रियाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ओके बोलकर फ़ोन काट दिया। तभी उसके ईमेल पर एक मेल आया जिसे रियाना बिना ओपन किए देखने लगी। उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी, मगर उसने रिपोर्ट खोलनी ही थी, इसलिए उसने हिम्मत कर सबसे पहले अद्विक की रिपोर्ट खोली। उसने देखा अद्विक का डीएनए प्रतीक जी और अर्चना जी दोनों से मिल रहा, जिससे रियाना हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसे यकीन था कि अद्विक अर्चना जी और प्रतीक का ही बेटा होगा। अब बारी थी तान्या की, मगर जैसे उसने तान्या की रिपोर्ट देखी वो हैरान रह गई, क्योंकि तान्या की रिपोर्ट अर्चना जी और रोहिणी जी दोनों से ही मिल रही थी। वो हैरान थी, अगर तान्या इन दोनों की ही बेटी नहीं है तो वो किसकी बेटी है और रोहिणी की बेटी कौन है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने इसका पता लगाने का सोच लिया। उसने फिर खुद को मजबूत किया और सबसे लास्ट वाली रिपोर्ट खोली। और जैसे उसकी नज़र रिपोर्ट पड़ी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रियाना का डीएनए मिस्टर प्रतीक सरीन और मिसेज अर्चना सरीन दोनों से ही 99% मैच हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में तेजी से आंसू बहने लगी। वो रोते हुए बोली, मतलब हम नाजायज नहीं है, बल्कि हम तो मिस्टर एंड मिसेज सरीन की बायोलॉजिकल बेटी हैं। मगर मोम ने हमसे क्यों झूठ बोला? नहीं मोम नहीं, हम बार बार उस धोखेबाज औरत को मोम नहीं बोल सकते। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया और हमें झूठ बोलकर हमेशा हमें हमारी फैमिली के खिलाफ किया, जबकि सरीन फैमिली ने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वो खुद रोहिणी मल्होत्रा थी जिन्होंने हमें और पूरी फैमिली को धोखा दिया। इतना बोलकर उसने एक नंबर डायल किया। फिर कुछ बात करके बोला। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, काम हो जाएगा। इतना बोलकर रियाना फ़ोन काट दिया। अचानक उसे आज का सीन याद आ गया। फिर वह बोली, हमें उनसे सगाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम तब तक सच्चाई बाहर नहीं लाएंगे जब तक तान्या और तिरसांश की सगाई नहीं हो जाती। हालांकि ये कहते हुए पता नहीं क्यों उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, मगर वो तिरसांश से नफरत करती थी। वो भला क्यों इससे शादी करना चाहेगी। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मैंसन में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे थे, उसी के साथ ही पंडित जी भी बैठे हुए थे। तभी पंडित जी बोले, 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त है, उन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। जिस पर सबने हामी भरी। राजन जी बोले, मैं अभी विजय जी को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर उसने विजय जी को कॉल लगा दिया। इधर सरीन मैंसन में सभी लोग लंच हॉल में बैठे हुए थे। विजय जी को फ़ोन बजने लगा। जब उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो वो खुश हो गई। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, विजय कैसा है यार? जिस पर विजय जी बोले, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा, आज कैसे याद कर लिया? जिस पर पहले तो राजन जी का मुंह बन गया, फिर खुश होकर बोले, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। जिसे सुनकर विजय जी बोले, अच्छा तब तो जल्दी से बता ताकि मैं भी खुश हो सकूं। जिस पर राजन जी बोले, आज पंडित जी को बुलाया था, उन्होंने तान्या और तिरसांश की सगाई का 1 महीने के बाद का शुभ मुहूर्त निकाला है। जिसे सुनकर विजय जी भी खुश हो गए। वही फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए ये बात सारा और तान्या ने भी सुन ली, जो अभी दरवाजे से अंदर आई थी। राजन जी की बातों को सुनकर तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। भाई सारा भी तान्या के लिए खुश थी। इधर पूरी सरीन फैमिली खुश थी, मगर उन्हें तभी रियाना की याद आई। वो लोग उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रियाना भी तिरसांश को पसंद करती है, मगर तिरसांश हमेशा से रियाना से दूर रहता था। इसका कारण भी सबको पता था, इसलिए सभी लोग रियाना को तिरसांश से दूर रखना चाहते थे। अर्चना जी ने तान्या को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, इसलिए उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हालांकि वो रियाना को प्यार करती थी, मगर वो तान्या से भी प्यार करती थी। उनके लिए तो तान्या भी उनकी ही बेटी थी। ऊपर से रियाना की जान को खतरा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रियाना तिरसांश के पीछे भागे। अर्चना जी सबका मुंह मीठा कराने लगी। तभी सीढ़ियों से रियाना नीचे आई। सबको डर था, क्योंकि सबको पता था कि रियाना तिरसांश को कितना पसंद करती है, मगर सारा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो रियाना को मिठाई देते हुए बोली, रियाना मुंह मीठा करो। रियाना कन्फ्यूजन से सारा को देखने लगी। तभी सारा बोली, ओ मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, तान्या और तिरसांश जीजू की सगाई की डेट निकल गई है। जिसे सुनकर रियाना के दिल में टीस उठी, मगर उसने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाए रखे।
वो मुस्कुराते हुए मिठाई खाते हुए बोली, ओ कांग्रेस तान्या, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सबने देखा रियाना के चेहरे पर जलन या दर्द या गुस्से के भाव नहीं है, जिसे देखकर सबने राहत की सांस ली। मगर सारा और तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दोनों भी रियाना को दर्द और जलते हुए देखना चाहते थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।